एक बड़ी सरल सी और बड़ी 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 ही सिंपल सी बात है कि अगर आस्था लोगों को जोड़ रही है तो उस आस्था में विवाद पैदा करने की जरूरत क्या है। खैर, सत्ता में अगली खबर की रेंज भारत से लेकर इटली तक है। पीएम मोदी की 3.0 वाली सत्ता शुरू होने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा इटली की है और वो इटली के अपुलिया शहर में होने वाले G7 सम्मेलन के लिए रवाना हो गए। G7 का भारत हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत इनवाइटेड है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद वो भूटान गए, 2019 में शपथ लेने के बाद वो मालदीव का दौरा करते हैं और इस बार वो इटली के लिए रवाना हो गए हैं। G7 में पीएम मोदी दुनिया के कौन से पावरफुल नेताओं के साथ होंगे, अब जरा ये भी देख लीजिए। जो बाइडेन नंबर 1, नंबर 2 इमैनुअल मैक्रोन, नंबर 3 ऋषि सुनक, नंबर 4 जस्टिन ट्रूडो, नंबर 5 जॉर्जिया मेलोनी, नंबर 6 फूमियो किशिदा और नंबर 7 ओलाफ शोल्ज। इन सभी में गौर करिए, 4 नाम ऐसे हैं जिनकी सत्ता हिली हुई है या हिल सकती है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने चुनाव से पहले ही पीएम मोदी को इस समिट के लिए न्योता भिजवा दिया था। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब भारत को इस संगठन ने बतौर गेस्ट बुलाया हो। इस बार को जोड़ लिया जाए तो 11 बार भारत को G7 सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया है। पिछले 5 वर्षों से लगातार भारत को न्योता दिया गया है और यह सब तब हो रहा है जब भारत इस संगठन का स्थायी सदस्य नहीं है। सोचिए, लेकिन भारत के बढ़ते कूटनीतिक कद की वजह से दुनिया के सबसे अमीर देश बार बार भारत को आमंत्रित करते हैं। इटली की मेजबानी और प्रधानमंत्री मोदी को एडवांस में दिए गए न्योते के एंगल से देखें तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से पीएम मोदी की अच्छी कूटनीतिक दोस्ती है और इसका असर भारत और इटली के संबंधों पर भी दिखता है। पीएम मोदी ऐसे समय में इटली जा रहे हैं जब जॉर्जिया मेलोनी को यूरोपियन यूनियन में जबरदस्त बूस्टर मिला है। यूरोपियन यूनियन के चुनावों में दक्षिणपंथी नेताओं और उनके दलों को बड़ी सफलता मिली है। यूरोपियन यूनियन की संसद में जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी की सीटें दोगुनी हो गई हैं, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को झटका लगा है। यूरोप में चल रही दक्षिणपंथ की सियासी हवा के बीच पीएम मोदी भारत का भविष्य चमकाने वाला ग्लोबल प्लान लेकर गए हैं। नोट करने वाली बात यह भी है कि चाहे बाइडेन हो या मैक्रोन, फूमियो किशिदा हो या फिर जॉर्जिया मेलोनी, पीएम मोदी का कूटनीतिक कनेक्शन सबका ग्लोबल साथ, सबका ग्लोबल विकास वाला है। हमारे न्यूज मित्रों को यह भी जानना चाहिए कि G7 के देश ताकतवर कितने हैं। अब आप यह समझिए, और सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी के मायने क्या हैं। देखिए, पूरी दुनिया के जीडीपी में, ध्यान दीजिएगा इस पर, पूरी दुनिया के जीडीपी में G7 देशों का हिस्सा 40% से ज्यादा है। दुनिया भर के व्यापार में G7 की हिस्सेदारी 30 से 35% है। वर्ल्ड बैंक और IMF में G7 देशों का बड़ा प्रभाव है। आर्थिक नीतियों और सहायता कार्यक्रम में G7 देश की बड़ी भूमिका है। रूस और चीन से तनावपूर्ण संबंधों के बीच UN सिक्योरिटी काउंसिल का प्रभाव घटा है और G7 का प्रभाव बढ़ा है, क्योंकि UN सिक्योरिटी काउंसिल में आमने सामने के टकराव के कारण कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाता है। G7 देशों में गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन समेत कई बड़ी कंपनियां आती हैं। जापान में सोनी, पैनासोनिक, जर्मनी में सैप जैसी बड़ी कंपनियां आती हैं। ब्रिटेन में आर्म होल्डिंग्स, फ्रांस में दसॉ और इटली में ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां आती हैं। यानी टेक कंपनियों की सत्ता की चाबी G7 देशों की जेब में है। G7 देशों का AI, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बड़ा निवेश है। G7 देश नेटो के प्रमुख सदस्य हैं जो ग्लोबल सिक्योरिटी में बड़ी भूमिका निभाते हैं। G7 सम्मेलन में पीएम मोदी की बाइडेन और मैक्रोन जैसे लीडर से अलग से मुलाकात हो सकती है। पिछले 2 साल में वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत कुछ बदल गया है। ऐसे में जब दुनिया के पावरफुल देश आपस में बैठकर चर्चा करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी की उस पर राय बेहद अहम होगी। G7 में 4 देश ऐसे हैं जहां पर सत्ता डगमगा रही है, लेकिन अगर भारत की बात करें जो स्थायी सदस्य नहीं है, वहां पर एक मैंडेट आ चुका है और भारत में तीसरी बार मोदी सरकार बन चुकी है। यह भी देखिएगा कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर G7 समिट में चर्चा होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, रूस यूक्रेन युद्ध की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल और प्रभाव पर दुनिया के बड़े नेता विमर्श करेंगे। मिडल ईस्ट के हालात पर विशेष फोकस रहेगा। स्विट्जरलैंड के शांति शिखर सम्मेलन की प्लानिंग पर डिस्कशन होगा। एनर्जी के क्षेत्र में नए बदलावों पर चर्चा होगी। अफ्रीका और भूमध्य सागर के हालात पर चर्चा होगी। इन मुद्दों में सबसे अहम है रूस यूक्रेन में चल रहा युद्ध और मिडल ईस्ट में छिड़ी जंग, और इन अहम समस्याओं पर वर्ल्ड लीडर्स की चर्चा प्रधानमंत्री मोदी से जरूर होगी। साथ ही बदलती अर्थव्यवस्था और जो स्पीड ब्रेकर्स दुनिया की इकोनॉमी को लग रहे हैं, उस पर भी गहन मंथन होगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत और इटली की दोस्ती की चर्चा सबसे ज्यादा हुई है। G20 समिट में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई थी और उनकी तस्वीरें और वीडियो कूटनीति की दुनिया में खूब वायरल हुई। इसके कुछ महीनों बाद पीएम मोदी की मुलाकात जॉर्जिया मेलोनी से तब हुई जब वो दुबई में थे। दोनों नेताओं की इस दौरान एक कूटनीतिक सेल्फी भी ली। इसे इटली की पीएम ने खुद मेलोडी हैशटैग के साथ शेयर किया। पीएम मोदी ने इसके जवाब में लिखा था कि दोस्तों से मिलना अच्छा होता है। पीएम मोदी की कूटनीतिक दोस्ती कैसे भारत के फायदे में कन्वर्ट हो जाती है, इस पर भी गौर कीजिए। पिछले कुछ वर्षों में भारत और इटली के संबंधों में नई ऊंचाइयां देखने को मिली है। पिछले वर्ष भारत और इटली ने 75 साल के डिप्लोमैटिक रिश्तों का जश्न मनाया। इटली यूरोपियन यूनियन में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत और इटली के बीच करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। इटली में लगभग 2 लाख भारतीय रहते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंडो पैसिफिक में दोनों देश साझेदार हैं। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में इटली भी शामिल है। इटली की 700 से ज्यादा कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। 140 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने इटली को घर बना लिया है। 2023 और 24 के वित्तीय वर्ष में इटली ने भारत में करीब 28,700 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश किया है। और इस सब के बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इटली की डिपेंडेंसी चाइना पर लगातार कम होती जा रही है और पूरी दुनिया भारत को एक बहुत ही प्रोग्रेसिव ऑल्टरनेट के रूप में देख रही है, बल्कि ऑल्टरनेट से भी ज्यादा।